हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको भारतीय कृषि में कृषि की जानकारी और प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग फसलों के प्रकार, फसलों की प्रजातियां और रोग के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, देर नहीं करते, आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो चलिए, हम लोग देर नहीं करेंगे। तो आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक है वो दोस्तों क्या है? फसलों का वर्गीकरण लिखा हुआ है। पहला किसके आधार पर देखना है? ऋतुओं के आधार पर। पहला हमें ऋतुओं के आधार पर देखना है। तो ऋतुओं के जो आधार पर फसलें दोस्तों होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहली जो फसल है रबी की फसल। इसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में दोस्तों रबी की फसल को बोया जाता है। ठीक है। और कटाई दोस्तों इसकी कब की जाती है? अप्रैल और मई में इस फसल को काटा जाता है। अब रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, बरसीम, टमाटर और सूरजमुखी। तो ये सभी दोस्तों आपकी किसकी फसलें हैं? रबी की फसल मानी जाती है। तो अब एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है 2 प्रकार से आता है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, या निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। ठीक है। या फिर बुआई या कटाई पूछ लेते हैं। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे बात करें हम लोग। आइए, अगला दोस्तों जो है रबी के बाद दूसरी फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की बुआई कब की जाती है? तो जून और जुलाई में। और काटा कब जाता है? सितंबर और अक्टूबर में। तो बुआई की जाती जून जुलाई और कटाई कब की जाती? सितंबर और अक्टूबर में। तो खरीफ को ध्यान कैसे रखना? जितनी मोटे अनाज वाली फसलें होंगी वो ज्यादातर सब क्या मानी जाती है? खरीफ की फसलें मानी जाती, मोटे अनाज वाली। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, चावल, जूट, मूंगफली, गन्ना, उड़द और तंबाकू। ये सब मोटे अनाज वाली फसलें हैं दोस्तों। तो ये कैसी मानी जाती? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। ये सब क्या मानी जाती? खरीफ की फसलें मानी जाती है। ये सब दोस्तों मोटे अनाज की है। इसके बाद बात करें जायद की फसलें। बुआई कब की जाती? तो मार्च और अप्रैल में इसको बोया जाता है। काटा कब जाता? जून और जुलाई में। और जायद में कौन कौन सी आती? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी और कद्दू। ये सब आपकी कौन सी है? जायद की फसलें हैं। जैसे किसी खेत में नहीं घुसते हो, खरबूजा तोड़ने गए तो खेत वाला कहता भैया जायद खा लो एक दो, ना जायद ना खाओ। तो ऐसे याद रखना, जब स्कूल की छुट्टी होती है जून जुलाई में, मई मई में, तो वही है जून जुलाई के करीब मई में जब आप जाते हो, तो ऐसे याद रखना ज्यादातर फल वाली जो है आपकी है। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो खरीफ और जायद, फिर और देखते हैं। आइए अगला, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर भी फसलें दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। लिखा हुआ जीवन चक्र के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहली हेडिंग है एक वर्षीय फसलें। तो जिन फसलों का जीवन चक्र 1 साल या उससे कम समय में पूरा हो जाता है उन्हें एक वर्षीय फसलें कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष के अंदर अंदर बीज बो गए, कटाई पिटाई सब कुछ पूरा चक्र 1 वर्ष या एक मौसम में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? एक वर्षीय फसलें कहते हैं, जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष में हो जाए। कौन कौन सी 1 वर्षीय फसलें? धान, गेहूं, चना, कैचा, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों और आलू। ये सब कितनी है? 1 वर्षीय फसलों के क्या है? उदाहरण है। 1 वर्षीय फसलों के उदाहरण है। ठीक है। ये ज्यादातर आपकी जितनी भी फसलें हैं, धान, गेहूं, चना, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों और आलू, सब 1 वर्षीय फसलों के
उदाहरण है। जीवन चक्र का मतलब एक वर्ष में बुआई कटाई फसल का पूरा चक्र पूरा हो जाए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बात करते हैं। आइए अगला दोस्तों लिखा हुआ द्विवर्षीय फसलें। ठीक है, तो जिन फसलों का जीवन चक्र 2 साल या उससे कम समय में पूरा हो जाता है उन्हें द्विवर्षीय फसलें कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले बो दिया, 1 वर्ष तक बोए रही, कटाई पिटाई दूसरे वर्ष में हुई, फिर बीज हुए धीरे धीरे, फिर फसल हुई, कटाई पिटाई दूसरे वर्ष में हो गई, लेकिन पूरा चक्र 2 वर्ष के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। तो ऐसी फसलों को द्विवर्षीय फसलें कहते हैं। जैसे कौन कौन है, चुकंदर और कौमा प्याज, ये आपकी क्या मानी जाती है, द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें। इसके बाद बहुवर्षीय फसलें किसे कहते हैं, जो फसलें 2 या उससे ज्यादा सालों तक जीवित रहती है या इनका जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों तक रहता है, उन्हें बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। ठीक है, तो जो फसलें 2 या उससे ज्यादा सालों तक जीवित रहती, यहाँ होना चाहिए 2 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक जिनका जीवन चक्र रहता है, उन्हें हम लोग बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। जैसे नेपियर घास, रिजका, गन्ना, आम, अमरूद, ये सब 2 या 3 वर्ष से अधिक फसलें हैं जिनका जीवन चक्र इनके बाद ही पूरा होता है, 2 वर्ष के बाद ही लगभग। तो ऐसी फसलें बहुवर्षीय फसलें कहलाती है, बहुवर्षीय फसलें। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर दोस्तों और आगे बात करते हैं बहुवर्षीय फसलों में। आइए अगला लिखा हुआ उपयोग और आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले कौन सी है, नगदी फसलें हैं। इन्हें किसान सीधे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए उगाते हैं। तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, नगदी फसलें, जिनका खेत पर ही नगद मूल्य लगा दिया जाता है। ठीक है, बाद में वहीं से उठा लिया गया, सीधा बेच दिया गया, किसान अपना मुनाफा कमा रहा। तो ऐसी फसलें नगदी फसलें कहलाती है। कौन कौन है, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, कॉफी, रबर, तिलहन, यहाँ पर ये सही कर लेना, मूंगफली, नारियल, संतरा, ये सब आपकी क्या है, नगदी फसलें हैं। तो यहां से दोस्तों एक सवाल आता है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी है। ठीक है, ये कई बार 1 लाइनर में दोस्तों पूछा जाता है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। अगला खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, मानव उपभोग और दैनिक आहार की जरूरतों को पूरा करने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, खाद्यान्न, जिनको हम लोग डेली खाते हैं और अपना दैनिक जो जीवन है इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऐसी फसलें खाद्यान्न कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चावल, जौ, मक्का और बाजरा, ये सब आपकी क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे देखें। अगला तिलहनी फसलें। तिलहनी का मतलब जिन फसलों से ऑयल निकाला जाता है, तेल निकलता है, ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें कहते हैं। जैसे तेल निकालने के उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसलें, जैसे सरसों का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल निकलता है, सूरजमुखी और तिल। ठीक है, इन सबके जो ऑयल होते मार्केट में दोस्तों आते हैं और आप लोग खरीदते भी हो। तो तेल वाली फसलों को क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें। ठीक है, दलहनी किसे कहते हैं, प्रोटीन से भरपूर दाल जो मिट्टी की उर्वरा भी बढ़ाती है, या दाल वाली फसलों को दलहनी फसलें कहते हैं। या प्रोटीन से भरपूर जो फसलें होती है जिनमें प्रोटीन अधिक होता है, उनको दलहनी बोल दो। तो जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना और मसूर, यही 5 आपकी जो दाल होती है, इन्हीं फसलों को ही क्या कहते हैं, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला बागवानी दोस्तों फसलें कौन सी होती हैं,
बड़े पैमाने पर फल सब्जियां और फूलों की जहां पर खेती की जाती है, बाग और बगीचे बने होते हैं और उसी में बड़े पैमाने पर फल सब्जियां फूलों इन सब की जो खेती की जाती है, उन फसलों को क्या कहते हैं? बागवानी फसलें कहते हैं। जैसे आम, सेब, टमाटर, भिंडी, गुलाब, ये सब क्या है? बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं। अगला, रेशेदार फसलें किसे कहते हैं? कपड़ा और जूट उद्योग के लिए रेशा प्रदान करने वाली फसलें होती हैं, उन्हें रेशेदार फसलें कहते हैं। जिनका कपड़ा नहीं बनाया जाता और जूट के बोरे बनते हैं, जैसे कपास है, जूट है, सनई है, ये सब आपकी कैसी हैं? रेशेदार फसलें। कपास, जूट और सनई ऐसी फसलें हैं, रेशेदार फसलें। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अगला, मृदा रक्षक फसलें। मिट्टी को कटान से बचाने और नमी बनाए रखने के लिए उगाई जाने वाली फसलों को मृदा रक्षक फसलें कहते हैं। मिट्टी का बहाव ना हो, वो वहीं पर मिट्टी बनी रहे। ठीक है, कटान का मतलब यही तो है, और मिट्टी में नमी बनी रहे। तो मिट्टी के बहाव और नमी को बचाने के लिए जो फसलें उगाई जाती है, उन्हें मृदा रक्षक फसलें कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूंगफली, मूंग और शकरकंद, ये मृदा रक्षक क्या कहलाती है? फसलें कहलाती हैं, फसलें कहलाती है। अगला, चारे वाली फसलें। पालतू पशुओं के पोषण और चारे के लिए उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? चारे। अब चारा आपको पता ही होगा, आपसे नहीं कहते जाओ खेत में जाओ यार बरसीम ले आओ जाके, तो बरसीम लाते हो, फिर ऐसे घुमाते हो, मशीन से कटती है। नेपियर घास, ये भी चारा है। ज्वार और बाजरा, ठीक है, ये भी आपकी कैसी है? चारे वाली फसलें आपकी मानी जाती है। तो मृदा रक्षक और चारे वाली ये दो फसलें हो गई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। आइए, अगला दोस्तों है फसलों की प्रजातियां। यानी कि फसलों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग दोस्तों लिखी हुई है धान। तो धान की प्रजाति सुगंधा, कोयसर, साकेत, गोविंद, गोल्डन धान, लूनाश्री, लूनीश्री, मैसूरी, जया, रत्ना और सरजू, ये सभी के सभी दोस्तों किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। आरओ और पीसीएस में दोस्तों पहले इन प्रजातियों से बहुत सवाल आता है और अभी भी कभी कभार आ जाता है। तो धान की प्रजाति सुगंधा, कोयसर, साकेत, गोविंद, गोल्डन धान, लूनाश्री, लूनीश्री, मैसूरी, जया, रत्ना और सरजू। ठीक है, गेहूं की दोस्तों कौन सी प्रजातियां? सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना, कुंदन, भवानी, कंचन, चंद्रिका और मालवी, ये सब आपकी गेहूं की प्रजातियां हैं। सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना, ये दोस्तों तीनों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सीटेट में भी कभी कभार सवाल यहां से आ जाता है कि इनकी प्रजातियां कौन है। तो गेहूं की सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना, कुंदन, भवानी, कंचन, चंद्रिका और मालवी। ठीक है, कपास की दोस्तों अगर बात करें तो सुजाता, सुजाए, सुविन और श्यामली। तो चार तो ये सा नाम की हो गई। कौन कौन? सुजाता, सुजाए, सुविन और श्यामली। फिर इसके बाद गॉसिपियम आर्बोरियम, फिर गॉसिपियम हर्बेसियम, फिर गॉसिपियम हिरसुटम, फिर गॉसिपियम बारबाडेस। तो जिसके आगे दोस्तों गॉसिपियम लगा हो, ठीक है, आगे जो नाम लिखा वो लगभग कपास की प्रजातियां मानी जाती है। तो शुरू की ये चार बहुत आती है, सुजाता, सुजाए, सुविन और श्यामली। ठीक है, ये दोस्तों मैंने देखा कई बार जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं, लोअर पीसीएस हुआ, पीसीएस हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, डिप्टी जेलर हुआ, वहां पर दोस्तों ये अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इन प्रजातियों की, फिर और आगे बात करें। आइए, गन्ना की दोस्तों अगर बात करें तो CO 419,
CO 453, CO 740, CO 997, CO 1148, CO 6304 और CO 680। तो जिस भी प्रजाति के आगे CO लगा हो तो आप समझ जाना वो किसकी प्रजाति है, गन्ने की प्रजाति है। ठीक है। सरसों की दोस्तों बरोड़ा पीताम्बरी, ये बहुत आती है दोस्तों एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जय किशन, पूसा कल्याणी, नरेंद्र 85, ये सब सरसों की क्या है, प्रजातियां हैं। तो वरुणा, पीताम्बरी, जय किशन, पूसा कल्याणी, नरेंद्र 85 सरसों की प्रजातियां। मक्का की दोस्तों बात करें तो प्रताप, प्रगति, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, पूसा हाइब्रिड 1। तो प्रताप, प्रगति ये दोस्तों ध्यान रखना, ये पूछी गई मक्का की प्रजातियों में। प्रताप हुई गई, प्रगति, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और पूसा हाइब्रिड 1। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगला दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अगली जो प्रजाति है आलू। तो आलू में कुफरी अलंकार, कुफरी बादशाह, कुफरी नीलमा, कुफरी बहार, कुफरी लालिमा, कुफरी गंगा, कुफरी सिंधु। अब याद नहीं करना, जिसके आगे कुफरी लगा हो आप समझ जाना वो सब आलू की प्रजाति है। ठीक है, ज्यादातर आलू की जितनी प्रजातियां सबके आगे कुफरी लगा होगा। ठीक है। अरहर की बात करें तो बहार दोस्तों, ये बहुत आती है एग्जाम में, बहार प्रसिद्ध किसकी प्रजाति है, पूसा 992 किस्म, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, आजाद अरहर 1, मालवी विकास, मालवी चमत्कार, ये सब आपकी किसकी प्रजाति है, अरहर की प्रजाति है। और कुफरी जिसके आगे लगा होगा सब आलू की प्रजाति होंगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला, फसलें और होने वाले प्रमुख रोग, यानी किस फसल में कौन सा रोग होता है, इस पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो पहला दोस्तों लिखा हुआ धान या राइस, इसमें एक रोग है ब्लास्ट रोग। यह फंगस के कारण होता है और इसमें पत्तियों पर नाव के आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो धान में पहला जो रोग होता है ब्लास्ट रोग, और देखो इसमें फंगस के कारण होता है और इसमें पत्तियों पर नाव के आकार के भूरे धब्बे बनते हैं। अगला जीवाणु झुलसा रोग, यह बैक्टीरिया के कारण दोस्तों होता है और इसमें पत्तियां किनारे से सूखने लगती हैं। ठीक है, धान में क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे किनारे सूखने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जीवाणु झुलसा रोग। ठीक है। इसके बाद दोस्तों खैरा रोग, ये बहुत पूछा जाता है। यह किसी जीव से नहीं बल्कि मिट्टी में जिंक या जस्ता की कमी के कारण होता है और इसमें पत्तियां कत्थई रंग की हो जाती है। ठीक है, तो धान में खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी के कारण होता है और पत्तियां के जो रंग होता है वो कत्थई कलर की हो जाती है। तो ये सवाल पूछा गया है, धान में खैरा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो जिंक या जस्ता के कारण खैरा रोग होता है और पत्तियां कत्थई रंग की हो जाती है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ऊपर का दोस्तों ये कट रहा होगा, हल्का छोटा करें। अब देखो, अब नहीं कट रहा होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला दोस्तों बात करें तो शीत ब्लाइट, ये भी फंगस के कारण होता है, तने और पत्तियों पर बड़े धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो धान में एक रोग होता है शीत ब्लाइट, फंगस की बीमारी है। जैसे शरीर में अपने ना फंगस लग जाए तो चकत्ते निकलते हैं गोल गोल, पानी खुजली होता है, ऐसे ही पत्तियों पर बड़े धब्बे बन जाते हैं, तो वही फंगस हो गया आपका। ठीक है। अगला झोंका रोग, इसमें पत्तियों पर भूरे या बादामी रंग के नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं और फसल झुलस जाती है। यह फफूंद जनित बीमारी है। ठीक है,
नाव के आकार के धब्बे बन जाएंगे, लेकिन फफूंद जनित ये बीमारी है। अगला टुंगरू रोग, पत्तियों का रंग पीला या नारंगी पीला होने लगता है। यह पीलापन हमेशा पत्ती की नोक से शुरू होकर नीचे की तरफ फैलता है। ठीक है, समझ गए? मतलब कैसे? पत्ती की नोक, जैसे पत्ती की नोक का मतलब दोस्तों क्या हुआ? जैसे एक पत्ती ऐसे बना देते हैं, ये हो गई पत्ती, तो इसके नोक से ये शुरू होगा और ऐसे नीचे की ओर फैलता चला आएगा, फैलता चला आएगा। ठीक है, तो वही है टुंगरू रोग, टुंगरू। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे देखते हैं। अगला गेहूं। गेहूं में दोस्तों अगर बात करें तो कौन कौन से रोग होते हैं, तो आइए देखते हैं जरा। पहला रतुआ रोग, पत्तियों और तनों पर पाउडर जैसे दाने निकलते हैं और पत्तियों पर पीले, नारंगी और भूरे रंग की छोटे छोटे दाने और लंबी धारियां बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको रोग को रतुआ कहते हैं गेहूं में। ये दोस्तों बहुत आता है। करनाल वंड किस फसल की बीमारी है? तो ये दोस्तों फंगस के कारण होता है और दानों से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है, गेहूं के दानों से। ठीक है, गेहूं के जो बीज या गेहूं नहीं होते हैं, उनके दानों से सड़ी मछली के जैसी क्या आती है? बदबू आती है। इसी बीमारी को करनाल वंट कहते हैं, करनाल वंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला अगला दोस्तों जो गेहूं में रोग है वो कौन सा है? कंडुआ रोग। ये भी फंगस के दोस्तों कारण होता है और इसमें क्या होता है? गेहूं की बालियां काली राख जैसी हो जाती है। कंडुआ रोग में फंगस के कारण होता है और गेहूं की बालियां कैसी हो जाती हैं? काली राख के जैसी गेहूं की बालियां हो जाती है। अगला टुंडू रोग, यह बैक्टीरिया और नेमाटोड के मिले जुले हमले से होता है और पौधे की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है। इसमें क्या होता है? पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़कर क्या हो जाती हैं? सूख जाती है। इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? टुंडू रोग, टुंडू रोग। ठीक है, चलो अगला। अगला दोस्तों आलू में अगर बात करें तो देखो, आलू में पछेती झुलसा, ये भी फंगस के दोस्तों कारण होता है। यह आलू की सबसे खतरनाक बीमारी है जिससे पत्तियां और कंद सड़ जाते हैं। ठीक है, आलू की क्या खतरनाक बीमारी है जिससे पत्तियां और कंद सड़ जाते हैं। क्लियर? अगला अंगेती झुलसा, यह फंगस के कारण होता है और पत्तियों पर छल्लेदार गोल धब्बे निकलते हैं। ठीक है, ऐसे छल्ले बन जाते हैं गोल गोल। फंगस के दोस्तों ये भी कारण होता है और पत्तियों पर छल्लेदार गोल धब्बे निकलते हैं। ठीक है, चलो अगला ब्लैक स्कर्प रोग, यह फंगस के कारण होता है। आलू के छिलके पर काले रंग के धब्बे जम जाते हैं। ब्लैक स्कर्प रोग। ठीक है, आलू का जो छिलका होता है उस पर काले रंग के धब्बे जम जाते हैं। अगला आलू का मोजैक रोग, यह आलू मोजैक वायरस के कारण होता है और पत्तियां सूख कर छोटी रह जाती है। ये सही कर लेना, सूख करके क्या हो जाती है दोस्तों? छोटी हो जाती है आलू में। ठीक है, चलो अगला गन्ना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग गन्ने में अब रोग देखते हैं। पहले दो देखें फिर बाद में देखें। गन्ना, गन्ना में पहला रोग होता है लाड़ सड़न रोग। ठीक है, यह फंगस के कारण होता है और गन्ने को बीज से फाड़ने पर अंदर का हिस्सा लाल दिखाई देता है और एल्कोहल जैसी इसमें क्या आती है? गंध आती है। और आप देखते भी हो कि गन्ना जब खाते हो तो रेड कलर का फाड़ो दिखाई देता है और एल्कोहल के जैसी क्या आती? गंध आती, तो फंगस उसमें लग जाता है। अगला गन्ने का कंडुआ रोग,
ये भी दोस्तों किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। गन्ने के ऊपरी हिस्से से काले रंग का चाबुक जैसा कवक निकलता है, काले रंग का चाबुक जैसा कवक निकलता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों और गन्ने में रोग देखें। एक नीचे और है इसलिए इसको वैसा कर दिया था, अब नीचे वाले को यहां से देखेंगे। अगला ग्रासी सूट, यह फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, जो एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे कीड़ा फैलाते हैं और गन्ना झाड़ी जैसा बारीक हो जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और चारों तरफ कीड़ों को फैला देता है। और गन्ने का जब आकार देखोगे तो झाड़ी जैसा बारीक सा दिखाई देने लगता है। इसी रोग को ग्रासी सूट रोग कहते हैं, ग्रासी सूट रोग कहते हैं। क्लियर? अगला सरसों में दोस्तों कौन कौन से रोग होते हैं? सरसों में सफेद रतु रोग, ये फंगस के दोस्तों कारण होता है और पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बन जाते हैं। ठीक है, पत्ती की जो निचली सतह होती है सफेद रंग के फफोले, जैसे कोई चीज फूल नहीं जाती है ऐसे फफोले टाइप में, जैसे शरीर नहीं जल जाए तो आप देखते हो कि जले वाले इससे फफोले पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है। ठीक है, तो वही है। अगला मृदु रोमिल आसिता रोग, यह फंगस के कारण होता है, पत्तियों पर पीले और नीचे रुएदार धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर पीले और नीचे रुएदार धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? सरसों के कारण होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला कपास दोस्तों देखते हैं, कपास के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? आइए देखें जरा। कपास के कारण ब्लैक आर्म या जीवाणु झुलसा रोग होता है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है, तने और पत्तियों पर काले रंग की धारियां बन जाती हैं। तो कपास में ब्लैक आर्म रोग देखो लिखा हुआ बैक्टीरिया के कारण होता है और तने और पत्तियों पर काले रंग की धारियां बन जाती है। अगला कपास का उकटा रोग, यह फंगस के कारण होता है, पौधे अचानक सूख कर मर जाते हैं, सूख कर मर जाते हैं, यानी सूख करके बिल्कुल बेकार हो जाते हैं सब कुछ, तो अचानक मर जाना उसी को कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों एक कपास में और रोग बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। लीफ कर्ल रोग, यह कपास लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है, जिससे सफेद मक्खी फैलती है जिसमें, और पत्तियां कप के आकार में मुड़ जाती हैं। कप का जैसा आकार होता है, मुड़ जाती है और सफेद रंग की इसमें क्या मक्खी फैलाती है इस रोग को, जिसे सफेद मक्खी फैलाती है। ठीक है, अगला अरहर और चना। अरहर चना में उकटा रोग होता है, ये भी दोस्तों किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। पौधों की जड़ें ब्लॉक हो जाती है और पूरा हरा पौधा सूख जाता है। ठीक है, फंगस लग गया जड़ों से, ऐसे भाई पानी जाता है पौधों में, अब उसने फंगस ने पानी और जड़ों को ब्लॉक कर दिया, अब पौधे को पानी मिलेगा नहीं, इस कारण से पौधा पूरा क्या हो जाता है? सूख जाता है। अगला चने का झुलसा रोग, ये भी फंगस के दोस्तों कारण होता है, पत्तियां और फलियों पर कत्थई धब्बे बनते हैं, पत्तियां और फलियों पर कत्थई धब्बे बनते हैं। ठीक है, अगला तंबाकू पर आते हैं। तंबाकू में दोस्तों एक मोजैक रोग होता है, यह तंबाकू का सबसे प्रसिद्ध रोग है। इसमें पत्तियों पर गहरे और हल्के रंग के चकत्ते बन जाते हैं और पत्तियां मुड़कर सिकुड़ जाती हैं। गहरे और हल्के रंग के चकत्ते बन जाते हैं और पत्तियां मुड़कर सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, अगला पत्ती मरोड़क रोग, इस रोग में पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और मोटी और खुरदरी हो जाती हैं, पौधे का विकास पूरी तरीके से रुक जाता है और वे छोटे रह जाते हैं। यह रोग सफेद मक्खी के कारण होता है। यानी पत्ती मरोड़क, पत्तियां नीचे की ओर ऐसे होती, ऐसे मुड़ गई नीचे की ओर। ठीक है, और जब इनका विकास रुक जाएगा
तो ये पट्टियां छोटी रह जाती है और सफेद मक्खी के कारण दोस्तों यह रोग होता है। यह रोग होता है तंबाकू में, तंबाकू में। ठीक है, अगला देखो। अगला, मूंगफली में दोस्तों एक टिक्का रोग होता है। यह मूंगफली का सबसे हानिकारक और फफूंद जनित रोग होता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर गोल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जिनके चारों ओर पीला घेरा होता है। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, मूंगफली। दूसरा, तना गलन। यह भी एक फफूंद जनित रोग है जो पूरी फसल को नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो टिक्का रोग दोस्तों मूंगफली का अक्सर एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, तो ये दोस्तों आपकी फसलें थी जो मैंने आपको बताई, फसलों के प्रकार, फसलों की प्रजातियां और फसलों में होने वाले रोग। उम्मीद करते हैं कि मैंने हर एक चीज स्पष्ट लिख दी थी, सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो मेरे लिए कारगर साबित हो सकती है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।